स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं एसआई की स्ट्रेटजी वीडियो को लेकर। ठीक है, बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों ने एक ही एक डीएम किया था कि हमें एसआई की रणनीति को लेकर एक वीडियो बना दो आप। ठीक है, तो देखो, मैंने देख लिए हैं यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने अंतिम 100 दिन की रणनीति वाले वीडियोस बहुत सारे बना रखे हैं। ठीक है, लेकिन ये वीडियो उन सबसे बिल्कुल ही अलग होगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये वीडियो अलग क्यों है। यहाँ पर आपको सिलेबस के हर एक बिंदु का विश्लेषण मिलने वाला है कि आपको किस पॉइंट को पढ़ना है, किस पॉइंट को छोड़ना है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े हैं लेकिन उनसे फिर इनपुट नहीं आने वाला इतना। ठीक है, सॉरी, आउटपुट नहीं आने वाला। इनपुट बहुत लगाओगे आप लेकिन आउटपुट नहीं आने वाला। तो उनको फिर अपने किस सेक्शन में रखेंगे, अलग अलग कैटेगरीज मैंने इसमें बनाई है कि फोकस जोन क्या है और लेस फोकस जोन क्या है और लेसर फोकस जोन क्या है। इस प्रकार से कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने चीजों को। ठीक है, प्रैक्टिकली सारी बात करने वाले हैं, कुछ भी ज्ञान वर्धक बातें नहीं करने वाले हैं, कोई मोटिवेशनल बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ना मुझे करनी आती है और ना ही मुझे पसंद है मोटिवेशन सुनना। ठीक है, मोटिवेशन खुद के अंदर से निकलता है। मोटिवेशन के लिए आपको किसी और की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपके खुद के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, पूरी दोनों पेपर का विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पेपर सेकंड को लेकर बात करते हैं, जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा चिंताएं हैं, सेकंड पेपर। ठीक है, सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं इसके पैटर्न को लेकर। ठीक है, पैटर्न बहुत सिंपल है, दोनों पेपर का सेम पैटर्न है। ठीक है ना, दोनों पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। 200 मार्क्स का पेपर है और 100 क्वेश्चन है। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है। तो हिंदी में तो ये टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल सही है हिंदी वाले पेपर में, लेकिन जीके वाले पेपर में एक अड़चन आपके लिए आएगी, वो है 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। उनमें भी आप देखोगे तो ज्यादातर 6 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 4 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। 7-3 का आंकड़ा भी रह सकता है, 5-5 का बहुत कम रहता है। मैथ के जनरली क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 2 घंटे में एक अड़चन पैदा कर सकता है, उसको लेकर भी अपने आगे बात करेंगे। उसके अलावा जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो 1/3 नहीं है, वो सही उत्तर का 1/3 है, यानी कि सही उत्तर का 2 नंबर है तो 2/3 है, यानी 0.67 जो मार्क्स है वो नेगेटिव जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आप गलत करते हो, और वो 5वें ऑप्शन वाला नियम भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये तो है पेपर्स का पैटर्न। टोटल 400 नंबर के दोनों पेपर होंगे। अब बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव आया था तो मेरिट वो कट ऑफ पूछ रहे थे कि कट ऑफ बता दो, कट ऑफ। अरे भाई, पेपर तो लेने दो, उसके बाद कट ऑफ। हाँ, इतना निश्चित है कि जो एसआई टेलीकॉम सेक्टर का पेपर लेवल आया है उसी लेवल का पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, उसमें बहुत सारे 30 से भी ज्यादा क्वेश्चन हार्ड लेवल के थे, बीच वाले। लेकिन उसमें ये भी एक पॉजिटिव संकेत था, 35 से 40 क्वेश्चन जो थे वो इजी भी थे। ठीक है, इजी भी थे, और उसके बाद में कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी थे। तो आप, वो भी एक पॉजिटिव संकेत है। 40% तो आप ला सकते हो अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो। अगर आपके दिमाग में 40% ही चलता रहेगा तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, क्योंकि फिर 5वें विकल्प वाला भी दबाव रहेगा आपके ऊपर, और फिर ये एक और ऐड हो जाएगा 40% वाला। तो क्वेश्चन जितने आपको 40% लाने के लिए जरूरी है, क्वेश्चन उतने तो इजी आ ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो इजीली कर जाओगे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो गया आज काम। ठीक है, अंगूठा दिख गया। ठीक है, मुझे पहले पीपीटी बनानी थी लेकिन उसका टाइम नहीं मिला मुझे। इतना तो मैंने कहा रो ही रखते हैं आज काम को, इतना तो भाई समझ जाएंगे अपने। ठीक है, आज रो ही रखा है मैंने काम सारा। सब्जेक्ट्स की अगर अपने बात करें तो आप जानते हैं राजस्थान जीके के 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी। एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इंडिया जीके के 4 सब्जेक्ट हैं, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, साइंस में आप जनरल साइंस देखने को मिलेगी जिसमें मेनली बायोलॉजी है, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री भी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी है और एनवायरनमेंट इकोलॉजी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान है, और अदर सब्जेक्ट्स में मैथ, रीजनिंग और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, अब ये एक आप खुद ही देख लो जल्दी जल्दी, ट्रेंड एनालिसिस पीवाईक्यूज के आधार पर जो एसआई 2016 में क्या था और एसआई 2021 की तीनों शिफ्टों में कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के आए हैं। एक बार ये आप टेबल आराम से देख लो। देख ली।
एक तो पहली बात तो वीडियो को 1.5x या 2x पर मत देखना, आज मत देखना, ठीक है। अगर आपकी आदत है 1.5x 2x पर देखने की तो एक बार आदत को ठीक कर लो यार, आज मत देखना, क्योंकि हर एक बात जरूरी है, ठीक है। स्ट्रेटेजी वीडियो में कभी 1.5x पे मत देखा करो, कोई भी वीडियो देखते हो स्ट्रेटेजी वाली तो, क्योंकि वहां हर एक बात जरूरी होती है, ठीक है। तो ये आपने टेबल देख ली होगी, ठीक है, पूरी की पूरी। अब आते हैं इसमें, इस टेबल को देखकर आपने एक अनुमान यहां पर लगाया होगा, ठीक है। एक अनुमान आपने सिंपल लगाया होगा कि ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, पॉलिटिकल या इंडियन सॉरी पॉलिटी के या पॉलिटिकल साइंस के 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 15 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 12 भी हो सकते हैं, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है, और मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ये एक स्कीम है, इसकी कितने क्वेश्चन आएंगे ये पीवाईक्यूज के आधार पर अपने बना सकते हैं इजीली। अब इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के कितने आएंगे, इंडियन के कितने आएंगे, वर्ल्ड के कितने आएंगे, वो अपने आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट, क्योंकि आपने ऊपर दोनों टेबल का विश्लेषण किया, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर्स के, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, करंट अफेयर्स के, सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी के, फिर आते हैं इंडियन इकोनॉमी के, और फिर आते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन। सबसे कम क्वेश्चन किन सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी, एक या दो, दो तो बहुत मुश्किल है, एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इंडियन हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के 3 या 4 क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आते, ठीक है। तो ये स्थिति है, और इन सब्जेक्ट में आप सोचो कितनी पढ़ाई करते हो आप हिस्ट्री में, ठीक है, और मैथमेटिक्स पर भी कितनी माथापच्ची करते हैं लोग। और मैं आपको दावे से कहता हूं, मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूं, ठीक है, मैंने बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किए हैं, ठीक है, समाकलन अवकलन बहुत किए हैं। 97 नंबर है मेरे 100 में से मैथमेटिक्स में 12th में, ठीक है। फिर भी मैं परसेंटेज के सवाल नहीं कर पाता कई बार, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन के तो कर लेता हूं, ठीक है, लेकिन जो ब्याज वाले होते हैं, आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जितने आरएएस प्री दिए हैं ना, ब्याज वाला एक भी सवाल सही नहीं हुआ मेरा कभी। तो मैं आर्ट्स वालों के लिए यही बोल रहा हूँ कि जिनके पास में मैथ्स नहीं है, आप अपनी एनर्जी मत खराब करना मैथमेटिक्स में। जब साइंस वालों की ये दिक्कत आती है तो आप नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे और कुछ नहीं है। कितना ही मर्जी सीख लो अब मैथमेटिक्स, जिसको नहीं आती मैथमेटिक्स वो अब नहीं सीख सकता, ठीक है। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको छोड़ दो। आगे और बात डिटेल में करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, ठीक है, लेकिन अपने और डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब अपने सब्जेक्ट वाइज चलते हैं चीज़ों को लेके। एक सेकंड में यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये जो जूम किया है ये दिख रहा है क्या आपको, हाँ ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपने मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है उसके अंदर आपने टॉपिक देख लिए होंगे। अब उसको अपने 2 आधारों पर, 3 आधारों पर बांटते हैं, ठीक है। पहले आपका फोकस जोन, फोकस जोन का मतलब आप इन टॉपिक्स को तो 100% पढ़ोगे ही पढ़ोगे, कोई मार्जिन ही नहीं है, आप इनको छोड़ दो, ठीक है। अब फोकस जोन की 2 कैटेगरी बनाई मैंने, एक वो टॉपिक जो छोटे हैं, एक वो टॉपिक जो बड़े हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट टॉपिक्स को लेकर बात करते हैं कि शॉर्ट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक तो मानव विकास सूचकांक, इससे हमेशा ही प्रश्न आता है, जैसे आरएएस प्री में तो एक खुशहाली सूचकांक भी दिया हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स, वहां से भी प्रश्न आता है, लेकिन आपके सिलेबस में एसआई में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ मानव विकास सूचकांक है, और इससे हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो मई 2025 वाली रिपोर्ट है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अब नई रिपोर्ट जल्दी नहीं आएगी, वही वाली रिपोर्ट पढ़ के जाना, आपके एग्जाम में वही आने वाली है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना, एक क्वेश्चन आपको इसका देखने को मिलेगा, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन ही आना है। अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। इसके अलावा पहले इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज, इसको अनदेखा कर दिया जाता था। लेकिन अब एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर और जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं,
जिसमें स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर का एग्जाम था और जिसमें इकोनॉमिक्स आती है उनमें ये टॉपिक आ रहा है आरपीएससी के द्वारा, ठीक है। इस पर फोकस किया जा रहा है इस टॉपिक के ऊपर। तो शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज वाला टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना। इंडियन इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़नी है, सबसे उत्तम स्रोत अगर आप एनसीईआरटी बेस्ड चाहते हो, महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा बूस्टर एकेडमी की बुक भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है, वो भी आप बाई कर सकते हो। इसके अलावा मेरा वीडियो देख लेना, बाकी अब तो क्या ही देखोगे, देख लिया होगा आपने, ठीक है। और इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ये दो टॉपिक अच्छे से ध्यान से पढ़ना, सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र। आपको पता होगा एक ओएनडीसी वाला क्वेश्चन आया था एसआई टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, लेकिन वो ई कॉमर्स का क्वेश्चन नहीं था, वो सर्विस सेक्टर का था, आर्थिक समीक्षा में से आया था। तो जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी भारत की, ठीक है, जो भारत की नई आर्थिक समीक्षा निकालेगा वित्त मंत्रालय, उसका आपको सिर्फ सार पढ़ना है, ठीक है, उसका क्या पढ़ना है, सार पढ़ना है। लेकिन उसके अंदर जो सर्विस सेक्टर वाला चैप्टर दिया हुआ है उसको आपको पूरा पढ़ना चाहिए, और जो व्यापार क्षेत्र है, ट्रेड है, वो भी अलग से दिया होता है। तो इन दो टॉपिक को आप वहां से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नई आर्थिक समीक्षा में से जब आ जाएगी फरवरी के अंदर तब उसको पढ़ना, ठीक है। अभी ये पढ़ना निरर्थक ही रहेगा आपके लिए, कहीं से भी पढ़ लो इसको। तो जब नई आर्थिक समीक्षा आ जाएगी तो वहां पर सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र दिया होगा, वहां से पढ़ लेना। अब ये मत बोलने लग जाना आप करवा दो, आप करवा दो। मेरी इच्छा होगी तो मैं करवा दूंगा, बाकी आप मेरे भरोसे मत रहना, ठीक है, पहले ही बोल रहा हूँ। जो टॉपिक में वादा करता हूँ वो तो मैं 100% आपको करवा के ही जाता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन देखेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी आप खुद भी देखते रहना, ठीक है। जो नई आर्थिक समीक्षा आएगी भारत सरकार की, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा, सर्विस सेक्टर और व्यापार क्षेत्र, वहां से आपको इसको कवर करना है, सार में से नहीं करना है। वैसे सार पढ़ना आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा राजकोषीय नीति जो टॉपिक है, यहां से प्रश्न आता ही आता है। राजकोषीय नीति को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसी प्रकार मौद्रिक नीति को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये आपका फोकस जोन होना चाहिए। अब आज मैं उस चीज की केयर नहीं कर रहा हूं कि वीडियो कितनी लंबी होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट पर बात करना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में 100% क्लैरिटी रहे। आज के बाद में कुछ ऐसा ना रहे कि यार ये टॉपिक पढ़ूं या छोड़ दूं, ये पढ़ूं या छोड़ दूं, ठीक है। तो वीडियो चाहे 1 घंटे की हो जाए फिर भी मैं डालने वाला हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मौद्रिक नीति में ध्यान रखना, करंट अपडेट्स से भी आपको जागरूक रहना पड़ेगा थोड़ा सा, कि जो रेपो रेट है उनमें क्या डेटा चल रहा है। हालांकि कभी पूछे नहीं गए हैं, हर बार पढ़ते हैं, कभी पूछे नहीं जाते रेपो रेट का क्या डेटा है, बैंक रेट कितनी हो गई। लेकिन फिर भी आप मौद्रिक नीति के कंसेप्चुअल पार्ट को तो जरूर पढ़ना, ठीक है। अब आते हैं हम फोकस जोन में ही जो बड़े टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक जैसे राष्ट्रीय आय। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं इसमें से ज्यादा। तो ये असली कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय आय, यहां से एक प्रश्न आता है, इस बार जीएसवीए से जो क्वेश्चन आया था वो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा था, ध्यान रखना, ऐसा ही टेलीकॉम में। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से करें, और अच्छी बुक मैंने आपको बता दी है इंडियन इकोनॉमिक्स की, वहां से इसको आप तैयार करें। इसके अलावा बजटिंग जो टॉपिक था, पहला पेपरलेस बजट पूछा था एसआई टेलीकॉम में, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, इसके सारे जितने भी बजटन से रिलेटेड कंसेप्ट हैं। इसी प्रकार से बैंकिंग टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न आता ही आता है। इसके अलावा मुद्रास्फीति, अच्छा कितने क्वेश्चन आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के, ये तो मैंने आपको बताया नहीं। तो आप मान के चलो 15 क्वेश्चन टोटल आते हैं इकोनॉमी के, ठीक है। इसमें से जनरली ये आंकड़ा रहता है 8 और 7 का, इंडियन इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन और राजस्थान इकोनॉमी के 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान, अच्छा इसमें ध्यान रखना कंसेप्ट वाले पार्ट की ही बात कर रहा हूं मैं ज्यादा, 7 क्वेश्चन तो आपको कंसेप्ट वाले पार्ट से ही देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन आपको हो सकता है राजस्थान के इको सर्वे में से देखने को मिल जाए इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। अदरवाइज राजस्थान का इको सर्वे आपको 7 क्वेश्चन दे जाएगा, ठीक है, पूरा। उस पर भी आएंगे कि उसको कितना पढ़ना है, ठीक है। मुद्रास्फीति टॉपिक में से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से गरीबी और बेरोजगारी में से एक प्रश्न आता है, ठीक है। अच्छा, गरीबी और बेरोजगारी संबंधी योजनाएं जो फ्लैगशिप स्कीम दी हुई है, उस टॉपिक को आप छोड़ सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट रिलेटेड ही पूछी जानी है, तो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगी वो, ठीक है। इसके अलावा पीडीएस जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इस टॉपिक को भी आप पढ़ सकते हो, यहां से भी प्रश्न आते हैं।
लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको छोड़ना चाहिए, कम फोकस करना चाहिए। लेस फोकस जोन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? एक आता है पंचवर्षीय। एक तो ये टॉपिक पता नहीं अभी तक क्यों है, जब ये योजनाएं अब बंद ही हो गई तब आपके सिलेबस में क्या कर रहा है, 2018 का सिलेबस वही छापा मार दिया आपने, कुछ भी चेंज नहीं किया। अभी तक नीति आयोग नहीं डाल पाए आप सिलेबस में, और फिर बोलते हो मूल किताबों से पढ़ो, मूल किताबों से। पहले आप ये मूल सिलेबस तो चेंज कर लो, ठीक है। आप नीति आयोग तो डाल लो इंडियन पॉलिटी में, अभी तक राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग ही चले आ रहे हैं, ठीक है, जो बंद ही हो गए अब, ठीक है। तो लेस फोकस जोन में आप पंचवर्षीय योजनाएं रख सकते हो, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं में आप ध्यान रखना, सारी नहीं पढ़नी है, सिंपल सी बात है। इसको सिर्फ आप पहली पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, 11वीं पढ़ लेना और 12वीं पढ़ लेना, बस इतने से काम हो जाएगा। पहली 11वीं और 12वीं पढ़ लेना और इनफ है आपके लिए, स्टॉक के लिए, ठीक है। सारी पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अलावा जो कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, ये दो बहुत बड़े टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के। इसके लिए आप सिर्फ जो नई आर्थिक समीक्षा आती है उसमें जो आंकड़े आते हैं कृषि और उद्योग से रिलेटेड, वो आंकड़े पढ़ लोगे तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में उद्योगों से रिलेटेड कोई अपडेट होती है तो वो आप कवर कर ही लोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन टॉपिक्स को आपको इकोनॉमिक्स की बुक में से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप कितना ही पढ़ लो, वो क्वेश्चन बाहर से चेप देगा इनमें। इसके अलावा एक टॉपिक दिया हुआ आर्थिक समस्याएं और सरकारी पहल, इसको भी छोड़ देना आप, ठीक है, इसको भी छोड़ देना, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली। इसके अलावा एलपीजी दिया हुआ है आर्थिक सुधार, हालांकि ये टॉपिक जो है ये भी आप, इस पर भी कोई ज्यादा फोकस करने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एनालिटिकल टॉपिक है जनरली, ठीक है, और इसमें से प्रश्न कम ही आते हैं। इसी प्रकार से सब्सिडी टॉपिक भी जो है आप छोड़ सकते हो। और सामाजिक, अच्छा इनमें छोड़ना नहीं है इनको, हालांकि एक रीडिंग ली और चीज मतलब जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है बस उसको लास्ट तक पढ़ लेना, उसके अलावा कुछ भी आपको रिवीजन करने की नीड नहीं है इनको, ठीक है। जैसे ये पहली 11वीं और 12वीं आपने पढ़ ली और इनफ है इतना, ठीक है। अब सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण एक टॉपिक दिया गया है इसमें, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी योजनाएं, कितनी पढ़ लो भले ही, कोई अंत नहीं है उनका, ठीक है। साइट पर भी बहुत सारी योजनाएं दी हुई हैं, इसको आप ज्यादा कोशिश करना। आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसके साथ ही ये कवर हो जाएगा। सरकार की कोई नई योजना आएगी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण से रिलेटेड तो वहां वो कवर हो ही जानी है वैसे ही, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप किसी भी बुक में से पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके अलावा लेसर फोकस जोन पर आते हैं, जो आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना है, एक टाइप से एक रीडिंग ली और खत्म किया बस, ठीक है। लोक वित्त टॉपिक है, कभी प्रश्न नहीं आया। विकास और समृद्धि है, कभी प्रश्न नहीं आया। लेखांकन को तो कभी उन्होंने देखा तक नहीं है। ई कॉमर्स है, कभी प्रश्न नहीं आया। अब आप बोलोगे ओएनडीसी आया था, तो ओएनडीसी ई कॉमर्स का क्वेश्चन नहीं है, सेवा क्षेत्र का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हैं इनको आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की नीड ही नहीं है। आप लोकवित्त पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, प्रश्न आते नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो ज्यादा बेटर यही है कि आप एक चीज ये भी सोचा करो यार, इसमें से 8 प्रश्न आने हैं। आप खुद एक बार पेपर सेटर बन के देखो कि 8 क्वेश्चन आने हैं, मुझे 8 टॉपिक चाहिए, हर टॉपिक में से एक, ये तो सिंपल सी बात है। तो 8 टॉपिक में से वो सबसे ज्यादा किस टॉपिक्स को चुनेगा, जो इजी क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट है, वहां से वो इजीली एक क्वेश्चन बना लेगा, ठीक है, एक बना लिया उसने। इसमें से सर्विस सेक्टर वाले में से इको सर्वे है उसके पास स्रोत के रूप में, वहां से बना लिया। इसके अलावा फिर वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ आएगा, एनसीईआरटी वाले, ठीक है। जैसे ये है कंसेप्चुअल पार्ट, तो यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनना ही है, तो 8 क्वेश्चन हो जाएंगे सीधा ही। फिर ये लोकवित्त और ये तो इग्नोर होंगे ही, ठीक है। तो ये, इसके अलावा आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में और एडिशनल क्या पढ़ना चाहिए, इसके अलावा आपको जो भारतीय बजट आएगा 2026-27 का, उसका सार साइट पर, जो वित्त मंत्रालय की साइट होगी उस पर उसका सार आएगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हो, वो सार आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भारतीय जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसका भी सार वित्त मंत्रालय के साइट पर आएगा, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद भी उसको चेक कर सकते हो। करंट अफेयर्स, हाँ, करंट अफेयर्स आप पढ़ते ही हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो ये साथ साथ ही हो जाएगा तैयार आपके इकोनॉमिक्स वाला करंट अफेयर्स, ठीक है।
अच्छा, कुछ लोग जो कल पूछ रहे थे कि साइंस टेक्नोलॉजी के जो नोट्स हैं आपके साइट, गवर्नमेंट साइट वाले, वो इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल कराओगे क्या? तो बिल्कुल करवाएंगे। इंग्लिश मीडियम के अंदर सारा पूरा का पूरा कंटेंट ही इंग्लिश में लिखा होगा। वहां पर ऐसे नहीं होगा कीवर्ड इंग्लिश में, पूरा कंटेंट इंग्लिश में लिखा होगा। हिंदी हिंदी का नामो निशान नहीं होगा उस पीडीएफ में, ठीक है? तो नो टेंशन। अब आते हैं राजस्थान इकोनॉमी पर। ये तो इंडियन इकोनॉमी की बात हुई जिसके अप्रोक्सीमेटली 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, और इसके भी राजस्थान इकोनॉमी के भी 7 या 8 ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बराबर वेटेज है दोनों का। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, राजस्थान इकोनॉमी जो है इसको कैसे कवर करना है। इसमें बेसिकली आपके पास में 3 स्रोत है राजस्थान इकोनॉमी को कवर करने के। एक, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा जो आपकी नई वाली होगी वहां से 2025-26, ठीक है? राजस्थान का बजट नया वाला 2026-27 फरवरी में आएगा। समसामयिकी 2025 की और 2026 की जनवरी और फरवरी की, ठीक है? करंट अफेयर्स। ये 3 स्रोत है राजस्थान इकोनॉमी को कवर करने के। लेकिन अब फरवरी में वो नहीं आएगी और वहां से उसको पढ़ोगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है? फिर तो 1 महीना बचा और 1 महीने में क्या क्या पढ़ लोगे? लेकिन आपने पुरानी वाली भी तो पढ़ी होगी। तो अपने ये देख लेते हैं कि अगर आपने पुरानी वाली पढ़ ली है तो आपको नई वाली में क्या क्या और पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहली बात, ये इधर पुरानी वाली लिखी हुई है आर्थिक समीक्षा, इधर नई वाली है। तो एक जो आंकड़े दिए होते हैं, जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे जीडीपी का आंकड़ा है, कोई सड़क परिवहन से रिलेटेड आंकड़ा दिया हुआ है, मान लो सड़क घनत्व का आंकड़ा दिया हुआ है, या वित्त से रिलेटेड आंकड़े दिए हुए हैं, तो जितने भी आंकड़े आपके सर्वे के 10 चैप्टर्स में दिए हुए हैं, अगर आपने पुरानी आर्थिक समीक्षा में, वैसे तो मैंने एक वीडियो में पहले ही क्लियर कट बताया था आपको कि आंकड़े मत पढ़ना, अगर आपने पढ़ लिए हैं तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है? नुकसान नहीं है, लेकिन कोई फायदा भी इतना नहीं है उनसे, क्योंकि वो आपको वापस पढ़ने पड़ेंगे। कुछ आंकड़े, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे आंकड़े आपको वापस पढ़ने पड़ेंगे। ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता है वो परिवर्तित हो जाएगी, हर आंकड़ा परिवर्तित होगा, आंकड़े तो होते ही परिवर्तनशील हैं, ठीक है ना? तो नई वाली सर्वे के अंदर आपको ये आंकड़े पढ़ने पड़ेंगे। इसकी आपको अलग से पीडीएफ भी जो है वो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है? जब ये सर्वे आएगा तो उसके 5 से 7 दिन के अंदर आपको जो आंकड़े हैं, जो अपडेट हुआ है सर्वे में, जो अपडेट हुआ है आंकड़ों में, वो आपको एक अलग पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है? तो आंकड़े अभी वाली सर्वे में से मत पढ़ना, नई वाली सर्वे में से ही पढ़ना है, ठीक है? फिर कंसेप्ट दिए होते हैं, अवधारणाएं दी होती है, जीडीपी का कंसेप्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है, और बहुत सारे जीएफसीएफ का कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है? तो अब जीएफसीएफ का आंकड़ा आपको याद नहीं करना है, लेकिन कंसेप्ट तो पढ़ के रखोगे, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कितना योगदान है, निजी क्षेत्र का कितना है, तो कंसेप्ट तो पढ़ो एटलीस्ट, ठीक है? आंकड़े नहीं पढ़ने हैं। तो कंसेप्ट आप पढ़ के रखो, नई वाली आर्थिक समीक्षा के सेम टू सेम वो आपकी पुरानी वाली आर्थिक समीक्षा के कंसेप्ट पढ़ के रखो, वही सेम काम आएंगे आपको नई वाली में, ठीक है? कुछ भी चेंज उनमें नहीं होना। उसी प्रकार से जो संस्थाएं दी हुई है, चाहे बंजर भूमि प्राधिकरण है, चाहे वो वित्त आयोग है मान लो, या फिर आप मान के चलो कि आपके वित्त से रिलेटेड औद्योगिक संस्थान है, जैसे मान लो रिको है, तो ये जितनी भी संस्थाएं दी हुई है इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है? तो अगर आपने पुरानी वाली सर्वे पढ़ी है तो ये मोर देन इनफ है, नई वाली सर्वे में कुछ भी अपडेट इनमें नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो संस्थाएं भी आपको पढ़नी है। फिर आते हैं नीतियों के ऊपर। तो नीतियों में जो पुरानी वाली सर्वे में नीतियां दी हुई है वो तो सारी पढ़नी पढ़नी है। इसके अलावा जो नई सर्वे आएगी उसमें आपके 2025 के अंदर जितनी भी नीतियां आएगी वो सारी उसमें दी हुई होगी, ठीक है? 2025 में जितनी भी नीतियां आई होगी वो आपके नए वाले सर्वे में होंगी। तो अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है तो आपने नई आर्थिक समीक्षा ऑलमोस्ट पढ़ ली है, ऐसा मान के चलो, ठीक है? समझ रहे हो बात? 2025 में जितनी भी नीतियां हैं वो सारी आपके सर्वे में आने वाली है आगे, ठीक है? तो अगर आपने 2025 का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा है तो कुछ भी आपको नया नहीं मिलने वाला है सर्वे के अंदर, ठीक है? 2025 की नीतियां आएगी जो कि आपने करंट अफेयर्स में पढ़ी है। इसी प्रकार से अच्छा, अगर आप चाहते हो कि नीतियों की कोई अलग से बुक अगर है तो दो बुक है, एक तो नानक क्लासेस ने निकाल रखी है योजनाओं और नीतियों की अलग से बुक, और एक क्वालिटी एजुकेशन ने भी निकाल रखी है, ठीक है? तो ये दोनों बुक में से कोई भी एक आप ले सकते हो, ठीक है ना?
दोनों ही अच्छी बुक है, ठीक है। इन्होंने सिर्फ योजनाओं और नीतियों को कंपाइल करके दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं योजनाओं की, ठीक है। योजनाओं के अंदर भी सेम सीन है, पर थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना। योजनाओं में पुरानी वाली जो आर्थिक समीक्षा है उसकी योजनाएं तो आपको पढ़नी है, लेकिन योजनाओं को मैं 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, ठीक है। 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से समझना, बार बार बोल रहा हूं। जो नवीनतम योजनाएं होगी आपके 2025 के अंदर और जनवरी फरवरी 2026 के अंदर, ठीक है। जो योजनाएं होंगी उनको मैं नवीनतम योजनाओं की कैटेगरी में डाल रहा हूं, ठीक है। अगर आपने 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ा है, ठीक है, पूरा का पूरा, और फिर 2026 वाला तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जनवरी फरवरी का, ठीक है। तो अगर आपने 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो 2025 में राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी राजस्थान सरकार की योजनाएं, वो सारी की सारी आपको नए आर्थिक समीक्षा में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ लिया उनको तो फिर आपके लिए कुछ भी नया नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक तो आपको ये पढ़नी चाहिए सारी की सारी, और ये उन 2 किताबों में आपको मिल जाएगी, नानक क्लासेस और क्वालिटी एजुकेशन वाली में, कोई भी खरीद लो, दोनों ही अच्छी है, ठीक है। तो एक तो ये नवीनतम योजनाएं आपको सारी ही पढ़नी है, ठीक है, यहां से प्रश्न आने ही आने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो आर्थिक समीक्षा पुराना वाला है उसमें 2022 से 2024 तक की जो भी योजनाएं हैं, 2022 और 23 और 24, ये नवीन योजनाएं, आप इनको कैटेगरी में बांट सकते हो, ये आपको पढ़नी चाहिए 2022, 23 और 24। लेकिन इनमें प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए 24 वाली को सबसे अच्छे से पढ़ना, फिर 23 वाले की बेसिक रीडिंग और 22 वाले की भी एक बेसिक रीडिंग लेके छोड़ देना, ठीक है। लेकिन 24 वाली को बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये तो नवीनतम तो इंपॉर्टेंट है, यहीं से आने हैं ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पुरानी नवीन योजनाएं जितनी भी है ये आपको पुरानी जो सर्वे है अभी जो आप पढ़ रहे हो उसमें मिल जाएंगी, और नवीनतम योजनाएं जो है आपको करंट अफेयर्स में आपने अगर पढ़ा है तो मिल जाएगी, अगर आपको अलग बुक चाहिए तो मैंने ऊपर बता दी, ठीक है। इसके अलावा फिर बचती है पुरानी योजनाएं जो कि आपके सर्वे में लिखी होती है, जैसे कि राजश्री योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है, ये पुरानी योजनाएं हैं, ठीक है। क्या ये पढ़नी है? मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि मत पढ़ो इनको, ठीक है। नहीं आएंगे इनमें से प्रश्न, कोई एक आधा आ गया तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कम से कम 100 ऐसी योजनाएं होंगी ये सर्वे के अंदर पुरानी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पता नहीं कितनी योजनाएं हैं। आप पंचायती राज वाला चैप्टर खोल के देखो कितनी योजनाएं हैं, कब कितने क्वेश्चन आते हैं उसमें से, कभी देख लेना, हमेशा ही उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। इसमें पुरानी में सिर्फ वही पढ़ना जो करंट अफेयर्स में चर्चित है, कहीं उनका करंट अफेयर्स में अगर नाम आया, उनकी राशि में कोई परिवर्तन हुआ है, या उनसे संबंधित कोई पुरस्कार दिया गया है, या किसी और कारण की वजह से वो चर्चा में आई है योजनाएं, तब तो उनको पढ़ लेना, उसके अलावा मत पढ़ना, छोड़ देना। आप देखना आपके सर्वे का 40% हिस्सा वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी थी राजस्थान इकोनॉमी की, ठीक है। अब थोड़ा पानी पी लेते हैं यार, ज्यादा ही आज एनर्जी लग रही है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए एक एक टॉपिक पे। इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट अपने बात करने वाले हैं वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। इसको कहां से पढ़ना है, सबसे जरूरी चीज ये, इसमें कोई भी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज ये है इसको पढ़ना कहां से, ठीक है। तो पहला टॉपिक इसमें है रक्षा प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी डीआरडीओ की साइट से मैं आपको करवा चुका हूं यूट्यूब पे, ठीक है। पूरी की पूरी डीआरडीओ की साइट का कंटेंट आपको पेड कंटेंट के रूप में मिल जाएगा। अब एक दिमाग मत खाओ यार, रोज ही जल्दी प्रोवाइड करवा दो, करवा देंगे। 15 जनवरी से पहले आपको मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली और ये साइंस टेक्नोलॉजी रेडी करके दे देंगे, ठीक है। 3 पीडीएफ में ये सारा हो जाएगा। साइंस टेक्नोलॉजी की एक ही पीडीएफ होगी पूरी की पूरी, मुहावरे की एक ही पीडीएफ होगी, शब्दावली की एक ही पीडीएफ होगी, पूरी की कंप्लीट ही हो जाएगी 3 पीडीएफ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है। 15 जनवरी से पहले पहले करवाने का पूरा प्लान है। प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि कहां पर पेड कंटेंट जो है वो डाला जाए, ताकि उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें, है ना, समझ रहे हो बात को, तो उसमें टाइम लग रहा है। तो आप रोज एक ही एक सवाल मत पूछो यार, ठीक है, यहाँ पे जोर पड़ता है फिर।
तो रक्षा प्रौद्योगिकी जो टॉपिक है वो डीआरडीओ की साइट से मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके लिए करंट अफेयर्स को सहारा बनाना है। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आप पढ़ रहे हो उसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो सारी आपको कंपाइल कर लेनी चाहिए एक जगह पर और उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा आपके जो नोट्स हैं, ठीक है, अगर आप पूछ रहे थे बहुत सारे लोग साइंस टेक्नोलॉजी के लिए कौन से नोट्स फॉलो करें, तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। दृष्टि का ऑप्शन है आपके पास में बूस्टर का ऑप्शन है, ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शन है, वहां से आप साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो। उनमें भी अच्छा दिया। स्प्रिंग बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, स्प्रिंग बोर्ड से आप पढ़ सकते हो साइंस टेक्नोलॉजी। लेकिन मेन इसमें दो ही चीजें हैं, एक गवर्नमेंट की साइट है और एक करंट अफेयर्स है। ये नोट्स जो है इनमें से कितने क्वेश्चन आए हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, साइट पे कुछ भी नहीं आया था इनमें से, ठीक है, अलग वीडियो में बता चुका हूँ। तो डीआरडीओ को सॉरी रक्षा प्रौद्योगिकी आप यहां से पढ़े। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को पढ़ने का तरीका सिंपल है, इसरो की साइट से करवा दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे हो, इसके अलावा आपके नोट्स वहां से पढ़ लो, सफिशियंट है, ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ध्यान रखना, इसमें ट्राई की साइट से मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहना और आपके नोट्स, इसमें आपको ज्यादा फोकस इन पर करना है, नोट्स में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, ठीक है ना। और इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ने मत लग जाना, वो क्वांटम प्रौद्योगिकी और वो सब मत पढ़ने लग जाना, सिंपल पढ़ना सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में, बस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार नैनो टेक्नोलॉजी ये मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के आपको फ्री में नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा और क्लास भी लगा दूंगा आपको, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी में आपको करवा दूंगा, ठीक है। और फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा, अगर आपको इनके शॉर्ट नोट्स चाहिए टेक्नोलॉजी के, हालांकि वो आरएएस मेंस के हैं इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि आरएएस मेंस के लिए उसी फॉर्मेट में नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, प्रोवाइड। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके आप नोट्स ही प्रेफर करना। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एक जगह और भी दी हुई है, ठीक है, कहां पर दी हुई है, जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है 12th क्लास की, वहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर दिया हुआ है, उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री में। जो चीज में डायरेक्ट ही प्रोवाइड करवानी है उनके तो पैसे नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है, ये तो आपको डायरेक्ट ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी एनसीईआरटी की बुक में से, बायोटेक्नोलॉजी वहां से आप पढ़ लेना, इंग्लिश हिंदी दोनों में ही करवा देंगे। इसके बाद कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आप एनसीईआरटी की क्लास 11 की बुक है वहां से पढ़ लो, ठीक है। अगर वहां से नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपके नोट्स हैं जो है वहां से पढ़ लो, ठीक है। क्लास 11 के अंदर दो पार्ट में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बुक दी हुई है, अगर आपको वो बड़ी लगती है, हालांकि मैं प्रोवाइड तो करवाने ही वाला हूं आपको, अगर आपको वो बड़ी लगती है तो आप अपने नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता इस पर नहीं है। एक क्वेश्चन आता है वो भी कई बार नहीं आता है, तो इसलिए आप अपने नोट्स को ही ज्यादा प्रेफर करना। फिर भी जिनके खाज ज्यादा है उनके लिए एनसीईआरटी की बुक भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्लास 11 और 12 की पीडीएफ के रूप में। अगला टॉपिक है राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डीएसटी की साइट से कंटेंट आपको पेड के रूप में मिल जाएगा। इसके अलावा और दो स्रोत मैंने बताए थे, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा में से भी कंटेंट आ चुका है इसके अंदर साइट पे जो है, ठीक है। राजस्थान का जो नया वाला बजट आएगा वहां से एक प्रश्न आपको इसका देखने को मिलेगा, राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक दिया हुआ है राजस्थान के अंदर कृषि, उद्यानिकी, वानिकी और पशुपालन। अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को, कृषि दिया हुआ है, उद्यानिकी दिया हुआ है और वानिकी दिया हुआ और पशुपालन दिया हुआ है। तो ये टॉपिक बेसिकली आपका दिया हुआ है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर, जो कृषि वाला चैप्टर है, कृषि वाले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप इसको राजस्थान ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, कृषि पढ़ते हो, उद्यानिकी भी पढ़ते हो, वानिकी आप पढ़ते ही हो, वन संसाधन पढ़ते हो, प्राकृतिक वनस्पति पढ़ते हो, वहां पढ़ते हो, पशुपालन आप राजस्थान भूगोल में आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, एसआई के भूगोल के सिलेबस में पशुपालन नहीं है, लेकिन साइंस टेक में है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो कहीं आप सोच रहे हो कि राजस्थान भूगोल में नहीं दिया हुआ है तो नहीं आएगा, तो ध्यान रखना इधर दिया हुआ है पशुपालन,
तो बेसिकली ये आर्थिक समीक्षा में से भी पढ़े जा सकते हैं और राजस्थान भूगोल में भी पढ़ सकते हो आप इनको, सिंपल। तो ये था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आते हैं जनरल साइंस के ऊपर। इस पर आप लोगों को बहुत ही ध्यान से चीजें समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। जनरल साइंस और एनवायरनमेंट इकोलॉजी या पर्यावरण पारिस्थितिकी। देखो जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट हैं बेसिकली, एक है बायोलॉजी, एक है केमिस्ट्री और एक है फिजिक्स, ठीक है। मैं आपको सिंपल चीजें समझाता हूं। सबसे पहले इनमें सबसे जरूरी है बायोलॉजी। 5 क्वेश्चन आने हैं बेसिकली जनरल साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के, ठीक है। 5 क्वेश्चन आने हैं। बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक टॉपिक लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान, ठीक है। अब इसमें विज्ञान में तीनों ही चीजें आ जाती है, बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और फिजिक्स भी आती है। लेकिन बायोलॉजी के कुछ टॉपिक वेल डिफाइंड हैं, जैसे आहार और पोषण दिया हुआ है, स्वास्थ्य देखभाल दिया हुआ है, मानव शरीर के तंत्र दिए हुए हैं। ये टॉपिक आपको डिफाइन करके दिए हुए हैं। तो इसका मीनिंग ये है दैनिक जीवन में जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है उसको आप छोड़ सकते हैं, इसकी जगह आप बायोलॉजी की ये 3 ही टॉपिक पढ़ लेना, इनफ है, ठीक है। अब ये कहां से पढ़ने हैं, तो बहुत ही सिंपल है। साइंस तो आप आरबीएससी की जो बुक है वहां से पढ़ सकते हो या नोट्स, इन तीनों की पीडीएफ आपको, जो आरबीएससी की बुक है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये एज इट इज उस बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। एज इट इज आरबीएससी की बुक्स में ये टॉपिक दिए हुए हैं, वहां से आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। या आपके पास में ऑलरेडी नोट्स हैं तो वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास में एनसीईआरटी बेस्ड बुक है तो भी आप पढ़ सकते हो, चाहे वो बूस्टर की है चाहे वो न्यू दर्पण की है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो बायोलॉजी का तो शॉर्ट है, सिंपल सी, ठीक है। मानव शरीर के तंत्र पढ़ने हैं, स्वास्थ्य देखभाल पढ़नी है जिसमें टीकाकरण है, प्रतिरक्षीकरण है और ड्रग्स और अल्कोहल का दुरुपयोग वाला टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है। आहार पोषण एक अलग टॉपिक है, ये टॉपिक आप पढ़ लेना। इसके अलावा मानव रोग भी आ जाएंगे स्वास्थ्य देखभाल में। फिर आते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करना है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिंपल सीन है। देखो फिजिक्स तो आप जितना मर्जी पढ़ लो, अगर साइंस वाला स्टूडेंट है, अब जैसे वो ध्वनि वाला क्वेश्चन आया था, कौन सा जंतु पराध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये जो टॉपिक होते हैं ना ऐसे, इसको आप छोड़ सकते हो। फिजिक्स जो है, क्योंकि इसमें दैनिक जीवन में भौतिकी के बहुत सारे टॉपिक आएंगे, विद्युत धारा आ जाएगी, इसके अलावा आवेश आ जाएगा, है ना, और मतलब धारा विद्युत की भी आएगी, स्थिर विद्युत की भी आएगी, चुंबकत्व भी आएगा, बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे इसमें, ऑप्टिक्स आ जाएगा, प्रकाशिकी, बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे दैनिक जीवन में भौतिकी के। प्रश्न आना है कोई एक, तो उसके लिए इतने, और आर्ट्स वालों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, आर्ट्स वाले तो बिल्कुल ही मत पढ़ना, फिजिक्स को छोड़ दो, यहां पर बिल्कुल ही छोड़ दो। अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले सब छोड़ देना फिजिक्स। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है, उसको प्रैक्टिकली किया जा सकता है, उसका एक तरीका है। दैनिक जीवन में रसायन करके आपको 2 टॉपिक मिल जाएंगे। एक आपको आरबीएससी की बुक में मिलेगा, पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। आरबीएससी की बुक में दैनिक जीवन में रसायन करके एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है। एक तो वो, इसके अलावा जो ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी है, उसके अंदर जो क्लास 12 की एनसीईआरटी थी, केमिस्ट्री के अंदर 16वां चैप्टर का नाम भी यही होता है, क्योंकि हमने पढ़ी है तो हमें पता है, ठीक है ना। तो चौंकने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। दैनिक जीवन में रसायन करके टॉपिक दिया होता था रसायन विज्ञान की बुक में, उसमें औषधियां दी हुई है सारी की सारी, ठीक है। तो औषधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही रहता है, वो वहीं से आता है, तो वो उसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो आप दैनिक जीवन में रसायन पढ़ सकते हो, भौतिकी छोड़ देना बस। इसके अलावा ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड 2 टॉपिक दिए हुए हैं, जैव विविधता और पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय परिवर्तन। ये आपको एज इट इज आरबीएससी की बुक्स में मिल जाएंगे, इनकी भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, एज इट इज वहीं पे मिल जाएंगे ये सेम टॉपिक, ठीक है। तो ये बात हुई सामान्य विज्ञान की। अब आते हैं गणित और रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहले रीजनिंग पे बात कर लेते हैं। रीजनिंग का सीन सिंपल है, फोकस जोन में आपके कौन से टॉपिक होने चाहिए और लेस फोकस जोन में कौन से होने चाहिए। फोकस जोन में ये जो तार्किक
रीजनिंग है, इसके 4 टॉपिक, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष और कार्यवाही। ठीक है, जहां मर्जी से पढ़ते हो, मुझे आपसे ये नहीं जानना है कि आप कहाँ से पढ़ते हो इन टॉपिक्स को, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एडवाइस करना चाहता हूँ, आप इनको पीवाईक्यूज में से ही पढ़ना ज्यादा, इनका कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है ना, ये सिर्फ एक बेसिक समझ पर आधारित क्वेश्चन है। आरपीएससी के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं या आरएसएसबी के इन टॉपिक्स के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, वहां से आप क्वेश्चन कर लें, वो मोर देन इनफ है। उसका रीजन ये है कि अगर आप, जैसे बहुत बार होता है कि आपने पढ़ा होगा कि कोई तात्कालिक, मान लो कोई कमेटी बना दी जाती है या कोई तात्कालिक कार्यवाही कर दी जाती है, ठीक है, तात्कालिक मान लो कोई कार्यवाही कर दी जाती है, तो बहुत सारी किताबों में उसको रॉन्ग भी माना जाता है कि ये मजबूत कार्यवाही नहीं है, बहुत सारी किताबों वाले उसको ये भी मानते हैं कि ये मजबूत कार्यवाही है। तो कंफ्यूजिंग स्टेज है। इससे बेटर ये है कि आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा कि आरपीएससी किसको सही मान रही है या आरएसएसबी किसको सही मान रही है। तो इन 4 टॉपिक्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप इनके सिर्फ पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज बहुत सारी किताबों में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो दिशा हो या और भी। पीवाईक्यूज की तो अलग वीडियो आने ही वाली है, उस पर आपको चिंता नहीं करनी है, हर सब्जेक्ट की पीवाईक्यू के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इनके आप पीवाईक्यूज ही करना, वही आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज जितने मर्जी एग्जाम्पल पढ़ते रहो, कोई फायदा है नहीं। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक, अच्छा रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आने हैं, साइंस टेक के मैंने बता दिए के ऊपर, साइंस टेक के आप मान के चलो 12 से 15 क्वेश्चन, उसमें से बहुत सिंपल सीन है, 5 क्वेश्चन तो जनरल साइंस के मान लो, 3 बायोलॉजी के, 1 फिजिक्स, 1 केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आप मान के चलो 2 क्वेश्चन एनवायरनमेंट के। ठीक है, इसके अलावा 5 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलो साइंस टेक्नोलॉजी के, ज्यादा संभावना है 7 क्वेश्चन आने की, जो ऐसा ही टेलीकॉम में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं मैथ और रीजनिंग पे। तो सिंपल हिसाब है, 6 या 4 का हिसाब रह सकता है, टोटल 10 क्वेश्चन आने हैं, 6 या 4, यानी रीजनिंग के 6, मैथ के 4, 7 3 का हिसाब भी रह सकता है, रीजनिंग के 7 आ सकते हैं, मैथ के 3 आ सकते हैं, या फिर 5 5 का हिसाब बहुत ही कम देखने को मिला है, बहुत रेयर घटना है ये कि 5 रीजनिंग के हैं और 5 मैथ के हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ठीक है, रीजनिंग ही ज्यादा आएगी ऑब्वियसली। इसके अलावा और कौन से टॉपिक पर आपको फोकस करना चाहिए, तो संख्या श्रेणी, जो नंबर सीरीज है, उस टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ब्लड रिलेशन में से तो 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसके अलावा जो आकृतियों की गणना वाला टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन आना है। कौन से टॉपिक है जिनको आप लेस फोकस जोन में डाल सकते हो, कम फोकस कर सकते हो जिन पे, जैसे एक तो ये विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता दिया हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग, बहुत सारे टॉपिक इसके अंडर आते हैं, बहुत सारे 8 या 9 टॉपिक आते हैं, तो आप इसको इग्नोर ही कर दो, छोड़ दो, प्रश्न आएंगे ही नहीं, यहां से देखा गया है कि नहीं आते प्रश्न जनरली। इसके अलावा ये बेमेल छांटने वाला आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत बार इस टॉपिक को इग्नोर कर देता है एग्जामिनर, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो, छोटा टॉपिक है, इजीली आप कवर कर सकते हो। जैसे इस बार वो बंदरगाह वाला क्वेश्चन आया था। इसके अलावा लेटर सीरीज को आप इग्नोर कर सकते हो, कोई इतना खास टॉपिक नहीं है। अब आते हैं गणित पर। गणित का मैंने आपको सिंपल सीन समझा दिया, या तो 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं। आर्ट्स वाले जिनको मैथ्स नहीं आती है, जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, वो तो छोड़ ही देना पूरी की पूरी गणित को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 96 क्वेश्चन की रेस में तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कहता हूं जिसको, जो साइंस बैकग्राउंड से भी है ना, वो भी मैथ के 2 सवालों में फंसने वाला है। डीआई का वो कर देगा, प्रतिशत का मान लो कर दे, लेकिन ब्याज का सवाल उसको फंसाएगा। ठीक है, या फिर उसको कोई और मान लो अनुपात समानुपात भी फंसा सकता है उसको कुछ मामलों में। तो आप क्यों पढ़ रहे हो इन चक्करों में? अभी आप मैथ नहीं सीख पाओगे 2 या 3 महीनों में, या अगर आप सीखने का भी प्रयास कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो। कितना टाइम लगता है आपको पता है? मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट होता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा आपके कितने घंटे जा रहे हैं। उससे ज्यादा बेटर है आप वो उस टाइम को यूटिलाइज करो कोई पीवाईक्यू करने में, कोई जीके पढ़ने में, और है ना। तो मैथमेटिक्स जिनको नहीं आती है, अब नहीं सीखी जा सकती, कटु सत्य है ये, छोड़ दो आप। ठीक है, अब आते हैं फोकस जोन में। जिनको आती है उनको किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए,
एक तो डीआई आंकड़ों का विश्लेषण, यहां से एक प्रश्न हर एग्जाम में आएगा, जिस एग्जाम में ये टॉपिक लिखा होगा, ठीक है, और सिंपल टॉपिक है, हमेशा लोगों का सही होता है। प्रतिशत में से आना ही आना एक सवाल, अनुपात समानुपात में से भी एक क्वेश्चन, प्रतिशत और अनुपात समानुपात में से या की स्थिति रहती है ज्यादातर कि इनमें से किसी एक टॉपिक में से एक आएगा। ब्याज में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और संख्या पद्धति में से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। अब लेस फोकस जोन में आपके गणितीय विश्लेषण एक टॉपिक दिया हुआ है, एक सांख्यिकीय विश्लेषण दिया हुआ है, और एक ये टॉपिक भी दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, परिमाण का क्रम। आप इसको यूट्यूब से कवर कर सकते हो, या आपके अगर नोट्स में कहीं पर है, बहुत सारे लोग इसको नहीं करवाते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे जाना, सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी इस टॉपिक। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ज्यादातर संभावना इन्हीं टॉपिक में से प्रश्न पूछने की रहती है, लेकिन क्या पता कभी किस्मत चमक ही जाए, आ जाए प्रश्न, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। आज 2 घंटे की वीडियो बनाते हैं। इंडियन पॉलिटी, ठीक है। और आप एक चीज सोच लो, मैंने आपको एक भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दिया, सारे टॉपिक्स पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यही चीज है यार, खाली बातें करने का कोई तुक नहीं होता, आप फैक्ट्स पे बात कीजिए, वो ज्यादा वजनदार होती है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को आप ध्यान से समझ लेना। इसके टोटल पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ज्यादा संभावना 10-5 की रहती है। अब इसमें क्या है, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के और 5 राजस्थान पॉलिटी के, लेकिन इसका जो सिलेबस दिया हुआ है ना, वो बहुत ही बिखरा हुआ सिलेबस है। पंचायती राज आपने डाल रखा है इंडियन पॉलिटी में, ठीक है। फिर आपने लोक नीति और विधिक अधिकार डाल रखे हैं इंडियन पॉलिटी में, और राजस्थान पॉलिटी में फिर डाल दिए उनको। क्या है ये, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर भी आप ये मान के चलो कि 9 और 6 का ज्यादा आंकड़ा रहता है कि 9 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के और 6 राजस्थान पॉलिटी के, या फिर 8 और 7 का भी आंकड़ा रहता है बहुत बार कि 8 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के और 7 राजस्थान पॉलिटी के। अपने ये 8-7 वाला मान के चल रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन आएंगे इंडियन पॉलिटी के, 7 आप मान के चलो राजस्थान पॉलिटी के आने हैं, क्योंकि राजस्थान वाले पार्ट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब फोकस जोन में आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, तो यहां से एक प्रश्न आना तय है, ठीक है। नए जो आपराधिक कानून है, इसमें से एक प्रश्न तय है। अब इसके मूल सोर्स क्या थे, मैंने बताया था, गृह मंत्रालय पर डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं ओरिजिनल। इसके अलावा एनसीईआरटी में भी ये तीनों कवर्ड है। मैंने आपको 2 कवर करवा दिए हैं, एक आपको जल्दी ही कवर करवा दिया जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। 2 यूट्यूब पर जो करवा रखे हैं वो आप अभी जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में इंडियन पॉलिटी वाली में जाना, वहां आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ भी उनकी फ्री में प्रोवाइड करवा दी है, तीसरे की भी पीडीएफ जल्दी फ्री में आपको मिल जाएगी, और क्लास भी मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी में से सिर्फ यहां से पढ़ लो, क्योंकि मूल डॉक्यूमेंट में से पढ़ने जाओगे तो बहुत कंटेंट है फिर तो, और पहली बार टॉपिक जुड़ा है तो बेसिक क्वेश्चन ही आएगा, इसलिए आप एनसीईआरटी कवर कर लो, वही इनफ है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी बहुत कंटेंट दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आना है, तो उसके लिए ज्यादा मशक्कत मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी कवर कर लो, और वो मैंने आपको करवाई दी है सारी, तो जो मैंने वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है वही पढ़ लो, वहां से प्रश्न आ जाएगा। इसके अलावा इस टॉपिक में से भी हमेशा प्रश्न आता है भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। अच्छा, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि इंडियन पॉलिटी का जो आपने वीडियो बनाया था उसमें क्वेश्चनों की कवरेज नहीं बताई थी, किस बुक ने कितना कवर किया है, तो हमें ये आइडिया नहीं लगा कि कौन सी बुक लेनी है। तो देखो, सबसे बेस्ट जो सोर्स है जहां से आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी चाहिए वो तो है एम लक्ष्मीकांत। राजस्थान के एग्जाम के हिसाब से तो सबसे बेस्ट यही है, एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। यहां से आपको इंडियन पॉलिटी को कवर करना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको ये चाहिए कि हमें तो आर्टिकल भी चाहिए और उसके साथ में कंटेंट हो, तो उसके बाद में आपके पास में राहुल चौधरी एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। उसमें आपको पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यूज है राहुल चौधरी की बुक में, इंडियन पॉलिटी वाली में, ठीक है ना। इवन यूजीसी नेट तक के भी ले रखे हैं, यूपीएससी की भी ले रखे हैं, आरपीएससी के भी ले रखे हैं, आरएसएसबी के भी ले रखे हैं, तो बहुत सारे पीवाईक्यूज है उस बुक में। साथ में जो थ्योरी का कंटेंट है वो भी बहुत शानदार है, एक एक आर्टिकल को डिफाइन किया हुआ है उस बुक में।
ठीक है, तो एम लक्ष्मीकांत ऑप्शन है और राहुल चौधरी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। अब भारत शासन जो अधिनियम 1919 और 1935 है, ये आपको अच्छे से पढ़ने चाहिए क्योंकि छोटा टॉपिक है और आपको एक क्वेश्चन ये देकर ही जाएगा। तो ये दो टॉपिक के आप दो क्वेश्चन आएंगे तो दोनों ही आपके सही होने चाहिए, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा संविधान सभा भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जनरली इस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जाता है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तावना पढ़ना ही चाहिए हर किसी को। इसके अलावा अनुसूचियां और संविधान के स्रोत, इस टॉपिक में से भी प्रश्न आता है। ठीक है ना। इसके अलावा राज्य के नीति निदेशकता तो छोटा टॉपिक है लेकिन प्रश्न आता है, और जनरली यही प्रश्न आता है, आर्टिकल पूछे जाते हैं और उनकी विषय वस्तु पूछी जाती है, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं है, इसलिए आर्टिकल और उनकी विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं, एक टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में आप एक से लेकर अभी जो वर्तमान तक के संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है ना, वहां तक के आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 42वां है, 44वां है, या इसके बाद 90 के बाद वाले जितने भी हैं वो सारे आपको पढ़ने चाहिए लेटेस्ट तक। ठीक है, या फिर पहला आपको पढ़ना चाहिए। तो इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट है वो आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते ही रहते हो बीच बीच में हर टॉपिक के। तो संविधान संशोधन आपको एक तो प्रक्रिया और जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो पढ़ने चाहिए, एक प्रश्न तय है इसमें से आना। ठीक है, और सिंपल प्रश्न आता है, संविधान संशोधन दिया होता है, इसकी विषय वस्तु पूछी जाती है। इसके अलावा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, यहां से प्रश्न आता ही आता है, राष्ट्रपति में से भी प्रश्न आता है, तो इनको भी बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा ये टॉपिक मैंने लिख तो दिया है नीति आयोग, लेकिन ध्यान रखना ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है एनडीसी और एक लिखा हुआ है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोजना प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, और एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, ये पुराने हो चुके हैं और इनकी जगह नीति आयोग आ चुका है वैसे तो योजना आयोग की जगह, लेकिन फिर भी अपडेट नहीं किया इन्होंने। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें एक तरफ आयोग लिखे हुए थे, दूसरी तरफ न्यूज लेटर्स लिखे हुए थे, उसमें नीति आयोग दिया हुआ था। ठीक है, तो नीति आयोग आप अच्छे से पढ़ना, नीति आयोग में से प्रश्न आता है। इसके अलावा आयोग में इंपॉर्टेंट भारत निर्वाचन आयोग है, यहां से तो आना ही है क्योंकि बहुत चर्चाओं में रह चुका है। और एक टॉपिक लिखा हुआ आपके राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भी आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से भी प्रश्न आता है। अब आते हैं लेस फोकस जोन पर। लेस फोकस जोन में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, इसमें ये जो तीन टॉपिक है, न्यायिक समीक्षा और पीआईएल यानी जनहित याचिका, आपात उपबंध और गठबंधन सरकार, इनको कंप्लीट पढ़ लेना। ठीक है, इसको उधर डाल लो फोकस जोन में, इसको फोकस जोन में शिफ्ट कर दो, ये पूरे पढ़ने हैं। लेकिन ये जो दो टॉपिक है, मूल अधिकार और संसद, अब ये मत पूछना कहां से पढ़ने, बता दिया मैंने, अब एम लक्ष्मीकांत या फिर राहुल चौधरी। मूल अधिकार और संसद, अच्छा एक चीज मान के चलना कि जैसे 8 क्वेश्चन आए मान लो इंडियन पॉलिटी के, उसमें से 5 आ गए बेसिक और 3 आ गए आउट ऑफ बुक। ठीक है, कोई आइडिया नहीं लग रहा, जैसे कि जेपी नारायण का सावयव लोकतंत्र वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो किसी को नहीं आएगा फिर, क्योंकि सारे एक ही सोर्स को फॉलो करते हैं, किसी को भी नहीं आएगा, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो उसमें। तो आप तो जो जितना आपके पास, जितना आपसे पढ़ा गया है उसको आप ईमानदारी से पढ़ ले, और एक्यूरेसी को 100% रखना कि जो आपने याद किया है और उसमें अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो आपका सही ही होना चाहिए। ठीक है, जो आपने कभी सुना ही नहीं है उसको तो कैसे सही कर दोगे, वो क्वेश्चन आपके छोड़ने के लिए ही बनाया गया था और आपने झपट्टा मार दिया उस पर बिना वजह ही। ठीक है, मूल अधिकार और संसद, ये दो टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, बहुत बड़े टॉपिक है। क्या एडवाइस है, संसद को तो छोड़ देना भले, संसद एक प्रश्न आना है और इतना बड़ा टॉपिक है, क्या करोगे। ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है, ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है, एम लक्ष्मीकांत में पीछे आर्टिकल दिए हुए हैं, राहुल चौधरी में भी दिए हुए हैं आर्टिकल और उनकी विषय वस्तु दी हुई है, तो आप संसद और मूल अधिकार में सिर्फ उनके आर्टिकल और उनकी विषय वस्तु याद कर लेना, इतना तो कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ आर्टिकल और उसका विषय क्या है इतना याद करना। इसके अलावा मूल अधिकार में जो केस दिए हुए हैं, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, वो याद कर लेना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान की वो याद कर लेना, मूलभूत ढांचा, इतना काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, डिटेल में नहीं पढ़ना है। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे
टॉपिक है जिन जो लेसर फोकस जोन में डाल सकते हैं, एक रीडिंग ली और खत्म किया, बस बार बार उनको नहीं पढ़ना। संघीय ढांचा एक टॉपिक है, भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, इसमें से अपने अनुसूचियां और संविधान के स्रोत अलग निकाल लिए हैं। भारत राज्य की प्रकृति, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ना है, नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत ही इजी आएगा और वो एनालिसिस बेस्ड होगा, वो आप इजीली कर दोगे, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अपनी समझ के आधार पर कर सकते हो। राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, ये 2 टॉपिक आप इंडियन हिस्ट्री में कवर कर लोगे मॉडर्न में, तो यहां आपको पढ़ने की इनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आयोग बचे हुए हैं उनको कैसे पढ़ना है, फिर आयोग बचे हैं ना, और तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये आयोग बचे हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या योजना आयोग, सीआईसी यानी इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, लोकपाल और कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन सबको आप एक कंपाइलेशन मोड में पढ़ लेना, एक टेबल के अंदर जिसमें सारे आयोग दिए हुए हों, उनकी क्या संरचना है, क्या योग्यता है, ठीक है, जो भी है उनकी नियुक्ति को लेकर क्या प्रावधान है, तो एक ही टेबल में इन सारे आयोग को एक साथ पढ़ लेना, एक एक करके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इनके वर्तमान जो पदाधिकारी हैं वो जरूर ध्यान रखना, अगर करंट अफेयर्स में किसी में नवीन नियुक्ति होती है इन आयोग में, तो वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, वो आप करंट अफेयर्स में कवर कर ही लोगे। सिंपल सीन समझाया मैंने आपको। ये टेबल आपको कहाँ मिलेगी, तो अब जहां तक मुझे याद है स्प्रिंग बोर्ड की टेलीग्राम चैनल पे शायद पड़ी हुई होगी, या फिर सिरेमिक में भी करवाया था शायद ये टॉपिक, है ना, सिरेमिक में भी आपको मिल जाएगा। बाकी और भी बहुत सारी जगहों पर आपको एक साथ ये सारे आयोग एक ही टेबल में मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख लेना, आप खुद समझदार हो, जहां भी मिले आपको वहां से पढ़ लेना, ठीक है। ज्यादा लोड मत लेना इनका, सारे आयोग नहीं पढ़ने। अब आते हैं राजस्थान पॉलिटी पर। एज सच राजस्थान पॉलिटी में छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। राज्यपाल टॉपिक है, एक क्वेश्चन आना है, ठीक है। कहां से पढ़नी है राजस्थान पॉलिटी, ऑलरेडी बता रखा है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, आप राजस्थान पॉलिटी के लिए ब्रह्मास्त्र पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। राजस्थान पॉलिटी के जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो सारे ब्रह्मास्त्र कवर कर देगा, लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन एडवांस आया वो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, फिर किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी किताबों ने इन सेगमेंट्स को छोड़ा हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइट, अच्छा वो दावा करेंगे कि हमने गवर्नमेंट साइट, लेकिन आप भैया अबाउट अस वाले कॉर्नर से आगे बढ़े ही नहीं हो कभी, ठीक है, उससे आगे कभी नहीं गए हो आप। क्योंकि मेरे जो नोट्स है ना वो गवर्नमेंट की साइट से ही रेडी किए हुए हैं राजस्थान पॉलिटी के, तो उसमें हर एक सेक्शन, मेरे पास विधानसभा के 107 पेज के नोट्स हैं, विधानसभा में 107 पेज का कंटेंट आप किसी भी बुक में दिखा देना मुझे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट की साइट में से, वो आपकी बुक्स में कवर नहीं है, इसलिए मैं आपको बेटर बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र पढ़ लेना अगर आपके पास में है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो आएंगे वो सारे हो जाएंगे। अगर एग्जामिनर ने ठाना है कि मैं गवर्नमेंट साइट के बिल्कुल डेप्थ में से क्वेश्चन निकाल के लाऊंगा, तो आप वो फिर नहीं कर पाओगे, कितना ही जोर मार लो, वो आपके छोड़ने के लिए बनाए गए हैं, इसलिए जितना कम पढ़ोगे उतना बेटर है, ठीक है। ज्यादा मत्था मत मारना, ब्रह्मास्त्र बेस्ट ऑप्शन है राजस्थान पॉलिटी के लिए आपके लिए। इसके अलावा अगर आप राहुल चौधरी भी पढ़ रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन आउटपुट वही आना है, समझ रहे हो आप बात को। एक क्वेश्चन आपके राज्यपाल का पक्का है, मुख्यमंत्री का एक क्वेश्चन, विधानसभा का एक क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का एक क्वेश्चन। इसके अलावा जो आयोग आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आरपीएससी है, निर्वाचन आयोग है, चाहे वो सूचना आयोग है, चाहे वो मानवाधिकार आयोग है, चाहे वो लोकायुक्त है, 2 क्वेश्चन आएंगे इसके। 5 में से 3 आयोग जो है वो इनको इग्नोर किया जाएगा और 2 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पंचायती राज से, स्थानीय स्वशासन से आ भी सकता है और नहीं भी, लोक नीति और नागरिक अधिकार पत्र से कम ही क्वेश्चन आते हैं इसमें एसआई में, हालांकि आरएएस प्री में जरूर आता है। और इसके अलावा जो विधिक अधिकार टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ से एक प्रश्न आता है। अब इसमें आप सिर्फ 2 ही पढ़ना, एक तो जो गारंटी एक्ट है 2012 वाला, सॉरी 2011 वाला, और जो सुनवाई एक्ट है 2012 वाला वो, ठीक है, एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अभी टेलीकॉम में आया था 2011 वाला। इसके अलावा एक टॉपिक लिखा हुआ महिला और बाल अपराध, उसमें आप सिर्फ
ध्यान रखना वो राजस्थान पॉलिटी में लिखा हुआ है, तो राजस्थान पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में महिला और बाल अपराध में आप ये मत पढ़ने लग जाना डीएवी एक्ट पूरा कहीं पर, है ना, कहीं तुम बाल श्रम कानून पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, इसके अलावा पोक्सो पढ़ते जा रहे हो कहीं, वो सब नहीं पढ़ने हैं भाई, वहां से नहीं आता कुछ भी। सिर्फ विशाखा गाइडलाइन, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में एक ही चीज है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न वाला कानून जो है वही इससे संबंधित है, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी आता है कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज मतलब ये चारों कानून नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ विशाखा गाइडलाइन पढ़ लेना, इसकी भी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विशाखा गाइडलाइन की कंप्लीट, ठीक है, बस याद करवा देना मुझे। तो ये बात हुई सिंपल राजस्थान पॉलिटी की, मैंने आपको एक चीज सिंपल समझा दी, ब्रह्मास्त्र से पढ़ लोगे तो भी वही आउटपुट आएगा, राहुल चौधरी से पढ़ोगे तो भी सेम आउटपुट आना है, चाहे और किसी भी बुक में से पढ़ लो, चाहे सिरेमिक पढ़ लो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड की पढ़ लो, चाहे आप उत्कर्ष की पढ़ लो, किसी भी राजस्थान पॉलिटी की बुक को पढ़ लो, आपको वही आउटपुट आएगा। उस जब भी कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा, जैसे महापौर की अमानत राशि पूछी थी, वो आपको इलेक्शन कमीशन की जो साइट है ना, उसके FAQ वाले सेगमेंट, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है 2025 में जो RAS प्री हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ, महापौर की अमानत राशि पूछी थी, वो कहाँ दिया हुआ था, निर्वाचन आयोग की जो साइट है उसके अंदर FAQ कॉर्नर है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहां पर वो दिया हुआ था कि महापौर की अमानत राशि कितनी होती है, और वहां स्पष्ट लिखा हुआ था, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था। तो राजस्थान पॉलिटी गवर्नमेंट की साइट से आती है, जो एडवांस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, और वो इन बुक में आपको कवरेज नहीं मिलेगी, इसलिए आप तो बेसिक कर लेना, वही बेटर है आपके लिए। और मैं आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे पास जो नोट्स हैं, क्यों, क्योंकि आप ऐसे उनमें टाइम खराब करोगे, बहुत बड़े नोट्स हैं, वो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम्स के लिए ज्यादा प्रेफर करता हूं मैं उनको, या RAS प्री के लिए प्रेफर करता हूं, ठीक है। आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन आने हैं, उनमें से 5 तो बेसिक ही आने हैं, तो आप बेसिक कंटेंट पढ़ो, आपके लिए ज्यादा बेटर है। वो बेचने को तो बेच ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री की, पहले पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो, थक गए होंगे। इंडियन हिस्ट्री 5 क्वेश्चन, सिंपल हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, 10 राजस्थान के पोर्शन से, 5 क्वेश्चन आने हैं आपके इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन से। अब देखो 5 क्वेश्चन आने हैं, उसको मैं 3 भागों में बांट रहा हूं, बेसिकली 2 भागों में, एक 3 क्वेश्चन मॉडर्न के और 2 क्वेश्चन एंशिएंट और मिडिवल के, ठीक है। अब आप फोकस जोन में भी आप ध्यान रखना, मॉडर्न में भी सारा नहीं पढ़ना है। मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है, एक तो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन जो टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे लॉर्ड डलहौजी वाला प्रश्न इस बार आया था, कौन कौन सी रियासतों को सम्मिलित किया गया था, वो प्रश्न भी 1857 की क्रांति में से ही था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप 1857 की क्रांति का पढ़ लेना, 1857 की क्रांति पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसके 2 चरण इंपॉर्टेंट है। एक गांधीवादी जो युग था 1919 से 1947 तक का, इसको आप अच्छे से पढ़ना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जैसे इस बार सविनय अवज्ञा आंदोलन से आया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो गांधीवादी युग है, इसमें उदारवादी और उग्रवादी जो चरण है उसको आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा एक क्रांतिकारी जो आंदोलन थे, उनको तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। इसके अलावा ये जो 2 टॉपिक हैं, इनको भी बहुत ही अच्छे से करना है, राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन, या तो पॉलिटी में क्वेश्चन आ जाएगा या फिर हिस्ट्री में आ जाएगा। अब ये जो टॉपिक है ना, राज्यों का पुनर्गठन, इसमें एक राज्य पुनर्गठन एक्ट है 1956 का, उसका जो मूल डॉक्यूमेंट है वहां से अब इसने पूछना स्टार्ट कर दिया एग्जामिनर ने, ठीक है। आप देखोगे वो राज्यों की श्रेणी वाला क्वेश्चन था, वो उस मूल डॉक्यूमेंट में दिया हुआ था कि राज्यों की 3 श्रेणियां है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप चाहो तो, ठीक है, ये भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आपको।
तो ये आपको कहाँ से कवर करना है, वहां से भी कवर करना है, मूल डॉक्यूमेंट में से। आपके नोट्स है वहां से तो हो गई, इसके अलावा आपको मूल डॉक्यूमेंट में से भी इसको कवर करना है, ठीक है। और राष्ट्रीय एकीकरण, इतने टॉपिक पढ़ लो, आपके लिए सफिशियंट है। अब आप आ जाओ लेसर फोकस जोन में, इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन जिनके खाज ज्यादा है, जिनको लग रहा है कि हमने बहुत पढ़ लिया है और भी हमें पढ़ना है, तो ठीक है, आप एंशिएंट वाला जो पोर्शन है उसमें वैदिक काल पढ़ लेना, मौर्य काल पढ़ लेना, और जो जैन बौद्ध धर्म है वो पढ़ लेना, इनफ। मेडिवल के अंदर आप उनकी जो कला और संस्कृति है, चाहे वो सल्तनत कालीन है चाहे वो मुगल कालीन है, कला और संस्कृति वाला पोर्शन जरूर पढ़ना। फिर उनके लिए बोल रहा हूं जिनको ये पढ़ने हैं और उनको ये प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो कला संस्कृति वाला सेक्शन जो है वो जरूर करना चाहिए, उसमें स्थापत्य हो, चाहे उनकी चित्रकला हो, चाहे उनकी संगीत कला हो, ठीक है। इसके अलावा मॉडर्न में जो मैंने कुछ टॉपिक छुड़वाए हैं उसमें से आप उग्रवादी चरण पढ़ सकते हो फिर, ठीक है ना, अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो। और एक गवर्नर जनरल वाला टॉपिक पढ़ सकते हो। इसके अलावा वो टॉपिक नहीं पढ़ने आपको, अंग्रेज मराठा है ना, वो सब नहीं पढ़ने। तो ये इंडियन हिस्ट्री था, ठीक है। अब आते हैं राजस्थान हिस्ट्री पर। अब देखो, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर मिलाकर 10 क्वेश्चन आने हैं। ज्यादातर रेशियो आपको यही देखने को मिलेगा 7-3 का, आर्ट कल्चर के 7, हिस्ट्री के 3। टेलीकॉम में तो और हद हुई है, 8 आर्ट कल्चर के, 2 हिस्ट्री के। वो एक चित्रकला वाला क्वेश्चन था ना, वो मैंने हिस्ट्री में काउंट किया था, लेकिन वो वैसे तो चित्रकला टॉपिक है तो वो तो फिर आर्ट कल्चर का ही होना चाहिए। तो 8-2 का भी रेशियो देखने को मिला, हालांकि रेयर है, लेकिन ये रेशियो सबसे उपयुक्त है, 7-3 का, आर्ट कल्चर के 7 और हिस्ट्री के 3 ही क्वेश्चन। या फिर 6-4 का भी, हालांकि बहुत कम देखा गया है कि 6 आर्ट कल्चर के क्वेश्चन 6 ही पूछे गए और हिस्ट्री के 4। 7-3 का रेशियो रहता है, ठीक है। आर्ट कल्चर के 7, हिस्ट्री के 3। अब राजस्थान हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन के लिए आप उतनी सारी मूल किताबें पढ़ोगे क्या, जो आपको लोग वीडियो में बता रहे हैं? मारवाड़, जोधपुर का राज्य का इतिहास और पता नहीं क्या क्या किताबें लेके आ रहे थे यार, 25 से किताबें ले आए राजस्थान हिस्ट्री के। क्यों भाई, क्या करोगे इतने व्यूज लेके? क्यों गुमराह कर रहे हो यार लोगों को, ठीक है। जब क्वेश्चन ही 3 आने हैं या 4 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, तो क्या है फिर? और मुझे हैरानगी ये होती है, उसके 50,000 लोगों ने उसको व्यू किया, 50,000 लोगों ने उसको देख लिया कि मूल किताबें क्या है। आप क्यों देखते हो ऐसी वीडियोस? आप कंफ्यूज ही हो गए ऐसी वीडियोस देखोगे तो, क्योंकि उनको तो सिर्फ बोलना है, ठीक है। वो कोई ऐसे प्रैक्टिकली काम करके थोड़ी लाएंगे। देखो भाई, मैं आपको सिंपल चीज समझाता हूँ। पारिभाषिक शब्दावली जो है, जैसे मैंने आपको पढ़ाई है वैसे कोई नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है। कठिन में डिवाइड किया है, सरल में डिवाइड किया है। ऑप्शन मेरे पास भी था कि जो आपका मूल डॉक्यूमेंट मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, मूल डॉक्यूमेंट जो गृह मंत्रालय वाला था वही मैं लगा लेता। यहाँ पर पीडीएफ बहुत सिंपल था, उसमें क्या है, मुझे दो दो कॉलम ही तो पढ़ाने थे। बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया भी है और बहुत सारे व्यूज भी लेके गए हैं वो। लेकिन थोड़ा सा लीग से हटके काम करना चाहिए जिसमें थोड़ी मेहनत हो। तो ये जो काम है इसमें मेहनत है, कठिन और सरल में डिवाइड करना। स्ट्रेटजी वीडियो बनाना बहुत सिंपल है, लोग मुंह उठा के आ जाते हैं, 100 दिन की रणनीति, फिर ज्ञान बांटते हैं अपना, और वही हर उनकी देख लेना, 100 दिन की रणनीति हर एग्जाम की सेम होगी, सिलेबस से कोई मतलब नहीं, हर एग्जाम की सेम रणनीति। प्रैक्टिकली काम किया करो भाई, थोड़ा पेन पेपर उठाया करो, तब लोग आपसे ज्यादा जुड़ेंगे, ठीक है। और किसी को कॉपी करते हो तो फिर पूरा कॉपी किया करो, ठीक है ना, ऐसे नहीं। आप अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वही लेके आ जाते हो पढ़ाने के लिए, तो जब आप कॉपी कर रहे हो तो फिर पूरे स्तर पर आओ ना। तो वही बात है कि कॉपी तो कर लोगे लेकिन मुकाबले नहीं कर पाओगे, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री 3 या 4 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। फोकस जोन बहुत सिंपल है, एंशिएंट वाला एक टॉपिक, पुरातात्विक स्थल, ये तो आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा। मेडिवल में एक टॉपिक, मध्यकालीन प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था। कहाँ से पढ़ना है? जो सबसे छोटी किताब है वहां से पढ़ना। मैं तो कहता हूँ ब्रह्मास्त्र में से पढ़ लो, राजस्थान हिस्ट्री सबसे बेस्ट है। क्यों ऐसी एनर्जी लगा रहे हो फालतू में? जब प्रश्न ही 3 आने हैं तो ब्रह्मास्त्र बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो तो सब कवर कर ही देगा, ठीक है।
एडवांस क्वेश्चन आएगा वो कहीं से भी नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं आर्ट कल्चर के लिए आपको बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा उसके कहाँ से पढ़ने चाहिए आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री का तो मैं कहता हूँ ब्रह्मास्त्र या आपके पास जो भी सोर्स है, जो भी मैंने आपको बुक बताई थी वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा 1857, अच्छा ये ब्रह्मास्त्र ये रोहित भाई ने स्पॉन्सर नहीं किया है, पहले ही बोल दूं मैं, कहीं आप सोचो कि रोहित भाई ने अरे पैसे दे दिए, मुझे कोई पैसे नहीं देता है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव बता रहा हूं तो मुझे कौन पैसे देगा भाई, तुम खुद सोच के देखो, इतने भी क्या बुद्धू हो यार कि उसने सिरेमिक ने स्पॉन्सर कर दिया, अरे क्या स्पॉन्सर कर दिया सिरेमिक ने। मैं उनकी कितनी नेगेटिव्स बताए, मैंने उनकी 2 बुक्स की खाल निकाल दी एक टाइप से, वो क्यों मुझे पैसे देंगे, आपका दिमाग खराब है, ठीक है। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। तीनों टॉपिक मिला के भी एक क्वेश्चन, और बहुत बार तो पूछा भी नहीं जाता है, आप देख लेना भले ही, बहुत मतलब ये रेयर फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता है। जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन और 1857 की क्रांति, इन तीनों में से किसी भी एग्जाम में देख लेना, एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा एसआई में तो, ठीक है, या फिर जीरो। प्रश्न आते हैं प्रजामंडल में से, प्रश्न आते हैं राजनीतिक संस्थाओं में से, समाचार पत्रों में से, एकीकरण में से। 4 ही तो क्वेश्चन देने हैं उसको, कहां कहां से देगा वो, 3 ही मान के चलो आप तो। इसके अलावा लेसर फोकस जोन में आपके राजवंश आ जाएंगे, अगर किसी के ज्यादा खाज है तो युद्ध पढ़ लेना, संधियां पढ़ लेना, आमल बामल की है, चाहे वो मेवाड़ मुगल संधि है या जो और 2-3 संधि है वो पढ़ लेना, स्थापत्य पढ़ लेना उनका, और उसके दरबारी विद्वान पढ़ लेना, बस नक्की काम। अब वो नागौर दरबार वाला प्रश्न आया था, ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ है वो, हर किताब में दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न आया था मारवाड़ सेवा संघ, उसके कार्यकर्ता का, जिन किताबों में नहीं है उनमें फिर वो नहीं है, और जो बड़ी किताबें हैं सिर्फ उन्हीं में है वो, जो बड़ी किताबें हैं जिन्होंने डिटेल में कंटेंट लिखा उन्हीं में। तो सारे एक जैसा ही सोर्स फॉलो करते हैं, अगर आप बेसिक भी कर दोगे ना तो भी आप 40% ले आओगे, इसलिए ज्यादा ये मूल किताबों वाली थ्योरी में मत फंसो। अब बात करते हैं राजस्थान कला संस्कृति, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। मैंने आपको कला संस्कृति की बेस्ट बुक भी बताई थी, ठीक है ना, वो आपके पास है, बहुत सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ये जो 5 टॉपिक है ना, ये जो 5 टॉपिक है, चित्रकला, दुर्ग, संत संप्रदाय, साहित्य और मंदिर स्थापत्य, इन 5 टॉपिक को आपको इन 2 सोर्सेज में से ही कवर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई सोर्स है तो वहां से मत पढ़ना। सबसे ज्यादा इन टॉपिक्स का कंटेंट डेप्थ में दिया हुआ है, और इसमें से अगर प्रश्न आएगा, अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो आप हल कर दोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इनमें से ही सबसे ज्यादा टारगेट हो रहे हैं आप, क्योंकि ये बड़े टॉपिक है, इन पर बहुत सारा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और इनमें जो क्वेश्चन, जैसे साहित्य का क्वेश्चन आया था, लगभग किताबों में नहीं था, संत संप्रदाय का आया था, नहीं था लगभग किताबों में, दुर्ग वाला लगभग किताबों में था लेकिन, और चित्रकला वाला भी बहुत डेप्थ में क्वेश्चन था वो, ठीक है। तो अब इन 5 टॉपिक को पढ़ने का सही सोर्स क्या है, इन 5 टॉपिक को पढ़ने का सही सोर्स है आपके पास में या तो पेनोरमा हो या फिर आपके पास पप्पू सिंह प्रजापत हो, कोई भी इनमें से एक बुक हो, या आपके पास नहीं है तो आपके दोस्त के पास होगी, या दोस्त के पास नहीं है तो किसी और के पास होगी, उससे इन 5, मेरी जान मत खाना, मैं पहले बोल रहा हूं, मैं नहीं भेजूंगा आपको इनकी पीडीएफ, वो मेरे उसूलों के विरुद्ध है, ठीक है। आप अपने दोस्त को बोलना कि मुझे इन 5 टॉपिक की इन 2 किताबों में से कहीं से भी पीडीएफ, सिर्फ एक ही पढ़नी है, या तो पेनोरमा पढ़ लेना या पप्पू सिंह प्रजापत, कोई भी एक पढ़ लेना, ठीक है। ये 5 टॉपिक आपको वहीं से कवर करने चाहिए, ठीक है, आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा, मतलब आपका छूटेगा नहीं। इसके अलावा जो आपके पास में सोर्स है वहां से आप आर्ट कल्चर की ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना, हस्तकला है, चाहे वो प्रदर्शन कला में कुछ भी ले लो, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक नाट्य, लोक वाद्य, ठीक है, आभूषण है, लोक देवता है, क्षेत्रीय बोलियां हैं, आप अपने जो सोर्स आपके पास बुक है वहां से इसको पढ़ना अच्छे से। लेकिन वो ऊपर वाले 5 कहाँ से पढ़ने वो मैंने बता दी। इसके अलावा एक ये टॉपिक भी आपके सोर्स में से, ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो, पर्यटन है, व्यक्तित्व है, लोक देवियां हैं, या फिर जो अन्य स्थापत्य बच गए, जैसे बावड़ी है ना, महल है, चाहे वो हवेली है, चाहे वो दरगाह है, छत्रियां हैं मान लो, ठीक है, देवल है मान लो, वो सब आप
छोड़ सकते हो, ठीक है, उनमें से प्रश्न बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब तक अपने लगभग सब्जेक्ट्स कर चुके हैं। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 15 का आंकड़ा है, ठीक है, ज्यादातर 8-7 का आंकड़ा रहता है। 8 में भी 5-3 का आंकड़ा, यानी 5 इंडियन ज्योग्राफी के, 3 वर्ल्ड ज्योग्राफी के और 7 राजस्थान ज्योग्राफी के, ठीक है, यही आंकड़ा रहता है जनरली। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चंस में से बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन आपका जलमार्ग में से आना है, एक आपका औद्योगिक प्रदेश में से आना है, और एक क्वेश्चन ज्यादा संभावना है स्थलाकृतियों में से आने की। ठीक है, अब इसमें स्थलाकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, जिले कहीं से भी आ सकता है। मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की एक पीडीएफ दे रखी है, वो एनसीईआरटी का कंटेंट है। एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है। उसके अलावा भी आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। कौन कौन सी बुक्स है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, आपको बताया था। एक तो रमेश सोनी जी की बुक है, जहां से आप राजस्थान ज्योग्राफी, सॉरी, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा एक, क्या नाम था यार उस बुक का, मानचित्र, ऐसा सा कुछ नाम था, सुरेंद्र यादव है शायद लेखक का नाम, सुरेंद्र यादव, मैं भूल गया। ठीक है, सुरेंद्र यादव जी है, इनकी बुक है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, वो आप प्रेफर कर सकते हो, वो बहुत ही शानदार बुक है। इसके अलावा रमेश सोनी जी की भी बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, सुरेंद्र यादव ही है शायद उनका नाम। एग्जाम सेंटर, हाँ याद आ गया मुझे, एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन है, वो बुक आप बाई कर सकते हो। ठीक है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी बुक है। हालांकि उसमें ये टॉपिक क्लैरिफाइड नहीं है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग अलग से, औद्योगिक प्रदेश अलग से, ऐसा नहीं है, उसमें महाद्वीपवार ही दिए हुए हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार है मैप्स का। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये एक टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिर्फ आपके एसआई के सिलेबस में, आरएएस प्री में ये नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से प्रश्न आता है। औद्योगिक प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्थलाकृतियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैव विविधता अभी जोड़ा गया है, इसलिए आपको हॉटस्पॉट पूछे गए थे जैव विविधता के। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ये टॉपिक आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी में कवर हो रखा है। भारत का भूगोल सारा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है। भौतिक प्रदेश, खनिज, खनिज में आप सिर्फ आयरन, मैंगनीज, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, आणविक खनिज ही पढ़ना। आणविक खनिज में यूरेनियम आता है, थोरियम आता है, लिथियम आता है और बेरिलियम आता है शायद, है ना। मेन तो इसमें यूरेनियम ही है आणविक खनिजों में। इसके अलावा परिवहन में आप परिवहन गलियारे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। उद्योग है, कृषि है, प्राकृतिक संसाधन में मृदा और जल आते हैं। ठीक है, तो इनको आप कम फोकस कर सकते हो। ठीक है, ये तो छोड़ ही दो, चाहे पर्यावरणीय पारिस्थितिकी मुद्दे। राजस्थान ज्योग्राफी में सब टॉपिक, भौतिक प्रदेश है, चाहे जलवायु है, वनस्पति है, वन्य जीवन है, सिंचाई परियोजनाएं हैं, खनिज है, जनसंख्या है, उद्योग है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संसाधन में नदियां, जिले और मृदा, मृदा आप छोड़ सकते हो। ठीक है, भौतिक विशेषताओं में स्थिति विस्तार, इसको छोड़ सकते हो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो, प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद ये तो हुई बात ज्योग्राफी की। लास्ट बचता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए जैसे आप चल रहे हो वैसे चलते रहो, चाहे मंथली पढ़ लो, चाहे अगर आप अब पढ़ना चाहते हो तो बेस्ट है आप वार्षिक अंक ले आओ, राजस्थान और इंडिया और वर्ल्ड के। ठीक है, अलग अलग वार्षिक अंक ले आओ, राजस्थान का अलग आएगा, इंडिया और वर्ल्ड का अलग आएगा, या फिर किसी एक का भी आता है, तीनों में एक ही आता है तो वो भी ले आओ। ठीक है, तो वार्षिक अंक भी ला सकते हो, मंथली वाला काम भी सही है, कुछ भी करो सही है करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने आपको बताया। लेकिन ये बहुत ही अच्छे से डेप्थ में पढ़ के जाना, एक एक चीज को गोट जाना करंट अफेयर्स में, जनवरी और फरवरी वाली। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने हर सब्जेक्ट के आपको बता दिए। ठीक है, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी बता दिया, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कहाँ से पढ़ना है वो भी बता दिया। इसके अलावा मैंने इससे पहले आपको बहुत सारी और चीज़ें बता रखी है, बुक्स बता रखी है। आपको पीवाईक्यू की बुक्स के लिए वीडियो चाहिए ना, बता देंगे। पीवाईक्यू की बुक्स का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, उसको ऐसे रखेंगे, राजस्थान जीके की एक वीडियो में, इंडिया जीके की एक वीडियो में, और जो बच जाएंगे सब्जेक्ट साइंस और ये रीजनिंग वगैरह, इनकी एक वीडियो, 3 वीडियो बना देंगे पीवाईक्यू की। ठीक है, इनफ है। अब इसके अलावा यार ये मत पूछने लग जाना कि हमारा
टाइम टेबल बनवा दो, ठीक है। तो टाइम टेबल आपका आप खुद बनाना, आपका जैसी रणनीति चल रही है वैसी चलने दो, ठीक है। बस आप इन टॉपिक्स को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लेना जो आज मैंने बताया, ठीक है। अब आते हैं हिंदी पे। जीके की मैंने आपको पूरी बता दी है। जीके में आपका प्राइमरी टारगेट है 40%, बस और कुछ नहीं है। 40% ले आओ, इससे ऊपर वाले सब बोनस है, और 40% इजीली लाए जा सकते हैं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही टेलीकॉम सेक्टर का भले ही कितना ही टफ पेपर आया हो, लेकिन उसके 40 से क्वेश्चन जो है वो इजी ही थे। तो अगर आप पैनिक नहीं करोगे तो हो जाएंगे। अब आते हैं हिंदी पे। देखो हिंदी की मैंने आपको बहुत सिंपल किताबें बता रखी थी। राघव प्रकाश, मीमांसा, ठीक है, जो सुखराम कालीराणा जी की है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको मानस पब्लिकेशन की बुक बताई थी, KR मैया जी की बुक बताई थी, ठीक है, सिरेमिक एकेडमी की बुक बताई थी। जो भी आपके पास में हिंदी का स्रोत है उसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर किसी के पास बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इन दो सोर्स को फॉलो कर रहे हैं, एक राघव प्रकाश जी और एक सुखराम कालीराणा जी, इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं, इनकी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि इन दोनों, अगर आपके पास में ये दोनों बुक्स हैं तो ठीक है। अब आते हैं हिंदी की स्ट्रेटजी पर। हिंदी के स्टडी सोर्स क्या होने चाहिए टॉपिक वाइज। देखो संधि जो है वो आपको ज्यादा डिटेल में मीमांसा में देखने को मिलेगी, तो आप मीमांसा प्रेफर कर सकते हो अगर आपके पास दोनों बुक है तो, ठीक है। उसी प्रकार से समास भी मीमांसा में से ही प्रेफर कर सकते हो, उपसर्ग भी आप मीमांसा में से प्रेफर कर सकते हो। संधि, समास, उपसर्ग, ये जो तीनों पूर्ण ग्रामर के टॉपिक हैं ये आप मीमांसा में से प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद प्रत्यय मैंने आपको बताया था, सारा का सारा टॉपिक कामता प्रसाद गुरुजी की बुक में से पूछा गया था, बहुत डिटेल में इनकी बुक में दिया हुआ है, तो यहां से आप इसको कवर कर सकते हो। काम इसकी PDF आपको लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑलरेडी, और उसके फाइल्स वाले सेक्शन में जाना और स्क्रॉल करते जाना, नीचे आपको मिल जाएगी कामता प्रसाद गुरु प्रत्यय। समास भी मिल जाएंगे, हालांकि समास आप वहां से मत पढ़ना, बहुत कम दिया हुआ है, मीमांसा ही प्रेफर करना, ठीक है। प्रत्यय के लिए आप कामता प्रसाद गुरु जी की PDF मैंने डाल रखी है, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। विराम चिन्ह पढ़ने के दो सोर्स हैं, आप एक तो मीमांसा में से पढ़ लेना, एक कामता प्रसाद गुरु की बुक जो है उसमें से पढ़ लेना, ठीक है। इसकी PDF में मैं डाल दूंगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है वहां से पूछी गई थी, ठीक है। तो इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आपने यहाँ से पढ़ ली तो कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। शब्द शुद्धि की बात करें तो मीमांसा में से ज्यादा बेटर है। विकारी है, विकारी भी आपको मीमांसा में ज्यादा डिटेल में देखने को मिलेंगे, लेकिन तत्सम तद्भव के लिए आप राघव प्रकाश जी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा RBSC की जो बुक्स हैं दो 9 to 12 वहां से भी अच्छे खासे उदाहरण पूछे गए थे। हालांकि किसी भी बुक में से जो 52 उदाहरण दिए गए थे तत्सम तद्भव देशज विदेशज के, उसके 27 या 30 से ज्यादा, तो 30 से ज्यादा तो किसी भी बुक में नहीं मिले थे, ठीक है, तत्सम तद्भव के जो उदाहरण दिए गए थे। इसलिए आप उसको तो ज्यादा लोड मत लो, सिर्फ राघव प्रकाश और RBSC ये दो तत्सम तद्भव के लिए सोर्स फॉलो कर सकते हो। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल इसके जो RBSC के दिए हुए हैं वो राघव प्रकाश में मिल ही जाएंगे। पर्यायवाची शब्दों के लिए सबसे बेस्ट है राघव प्रकाश, ठीक है। विलोम शब्दों के लिए भी राघव प्रकाश सबसे बेस्ट है, ठीक है। शब्द युगम के लिए राघव प्रकाश के साथ साथ आप RBSC की बुक फॉलो कर सकते हो, हालांकि सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे राघव प्रकाश में RBSC में जो दिए हैं वो। इसके अलावा वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द है इसके लिए आप मीमांसा भी फॉलो कर सकते हो, और इसके अलावा राघव प्रकाश भी आपको फॉलो करनी चाहिए। दोनों सोर्स से आपको ये टॉपिक पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे हमारे पास तो केवल राघव प्रकाश है, तो आप एक काम करना, आपका कोई दोस्त होगा उसके पास मीमांसा होगी, उससे इनकी PDF मंगा लेना, ठीक है। या कुछ लोगों के पास मीमांसा होगी राघव प्रकाश नहीं है, तो उल्टा कर लेना, राघव प्रकाश की PDF मंगा लेना, ऐसा कर लेना। अब ये जो टॉपिक है समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन और संबंधवाची शब्दावली, तो इनमें से जनरली क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आता है, तो आप इनके लिए मीमांसा फॉलो कर सकते हो, एक सोर्स काफी है, ठीक है, उसमें ज्यादा डिटेल में भी लिखे हुए हैं।
वाक्य रचना के लिए आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप मीमांसा और राघव प्रकाश अगर कंपाइल्ड पढ़ लेते हो तो वाक्य रचना आपकी कंप्लीट है। अब व्याकरणिक कोटियों की अगर हम बात करें, जिसमें लिंग वचन ये सब टॉपिक आते हैं, परसर्ग काल पक्ष वृत्ति, बहुत सिंपल है। मीमांसा और राघव प्रकाश दोनों सोर्स लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या है, उदाहरण होते हैं, उदाहरण एक में कम दिए होते हैं, दूसरी में भी, तो उनको जब कंपाइल कर दोगे तो उदाहरण ज्यादा हो जाएंगे। मुहावरे बता रखा है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की बुक में से, आपको मैं करवा ही रहा हूँ, यूट्यूब पर आपको पूरे के पूरी पढ़ा दी जाएगी। पीडीएफ इनकी जो है वो पेड मिलेगी, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कब। लोकोक्तियां, लोकोक्तियां बहुत सिंपल है, राघव प्रकाश जी की बुक में से पढ़िए, ठीक है, मीमांसा में से लोकोक्ति मत पढ़ना, कम दी हुई है। राघव प्रकाश जी की बुक में से लोकोक्ति पढ़िए। जो टेलीकॉम सेक्टर में 14 लोकोक्तियां पूछी गई थी, 7 उनमें से राघव प्रकाश जी की बुक में दी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी के पास और बुक है, जैसे मान लो मानस है, सिरेमिक एकेडमी की बुक है, तो आप वही पढ़ते रहें, ठीक है। ये मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास, क्योंकि आप में से 80% लोगों के पास में राघव प्रकाश या फिर मीमांसा होगी, तो उनके बिहाफ में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो लोकोक्तियां आप, लेकिन अगर आपके पास में सिरेमिक की बुक है या फिर KR मैया जी की बुक है या मानस की बुक है या कोई और बुक है, तो ये जो 3 टॉपिक है ये वहां से पार नहीं गाल पाएंगे आपको, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है। ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं, भाई बैठा ही है यहाँ पे। मुहावरे बता दिए मैंने भोलानाथ तिवारी जी की बुक में से, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी पेड पीडीएफ। लोकोक्तियां आपको राघव प्रकाश जी की बुक में से पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि भोलानाथ तिवारी जी की जो बुक है वो 1100 पेज की है और बहुत ज्यादा लोकोक्तियां उसमें, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो होगी वो मैं आपको करवा दूंगा अपने आप, ठीक है। लेकिन आप देखें, राघव प्रकाश में से भी 7 लोकोक्तियां आई है, 14 में से 50% आई है, और आप 5 में से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो कर ही दोगे लोकोक्तियों के इजीली, ठीक है, अगर आप सिर्फ राघव प्रकाश ही पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो ज्यादा लोड मत लो। शब्दावली का सिंपल सीन है, गृह मंत्रालय वाला डॉक्यूमेंट पढ़ लो, मोर देन इनफ है। जिसके खाज ज्यादा है वो मानव संसाधन मंत्रालय वाला भी पढ़ लेना, उसकी भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा ही दूंगा आपको, ठीक है। ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ पूरा का पूरा गृह मंत्रालय वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अब तक अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को तो थोड़ा सा पानी लो और नाक डुबो लो यार, उसमें इतना क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, इतनी शानदार वीडियो, इतनी मेहनत, फिर भी अगर लाइक नहीं कर पा रहे हो भाई, किस टाइप के लोग हो यार तुम, किस टाइप के हो, हद हो गई यार। अब लाइक कर रहे हैं, ये देखो निशर्म है। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ यार, 30-30 हजार व्यू आ रहे हैं, 20-20 हजार व्यू आ रहे हैं, 25-25 हजार व्यू आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर अभी तक 8 हजार ही नहीं हुए। कैसे पॉसिबल है, कितने निर्लज लोग हो यार, वीडियो देखा और भाग गए, ठीक है। तो ये हिंदी की स्ट्रेटेजी है, बहुत सिंपल, पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, सब बता दिया मैंने, वाक्य शुद्धि। अब एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं इसमें। पीएसआई का जो हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको 2 भागों में आप तोड़ सकते हो, एक आरएएस मेंस के स्पेशल टॉपिक्स, एक पीएसआई के स्पेशल टॉपिक। आरएएस मेंस के जो टॉपिक है उसमें आप ये देखने को मिलेंगे, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। इन टॉपिक को सिर्फ आपको समझना है, इनमें रटने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द को समझना भी है कुछ हद तक, और रटना ज्यादा है इनको, ठीक है। समझना तो है ही, रटना ज्यादा है इनको। मुहावरे, लोकोक्तियां और शब्दावली में केवल रटना ही है, हालांकि आप मेरे साथ में पढ़ोगे तो फिर आपको इजीली याद भी हो जाएंगे, तो केवल रटना है इनको, और कोई इनमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसके अलावा वे टॉपिक जो आरएएस मेंस में नहीं है, सिर्फ आपको पीएसआई में देखने को मिलेंगे, समास, विराम चिन्ह, वाक्य रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, परसरग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष और वाच्य। ये जो टॉपिक है इनको आपको रटना नहीं है, इनको सिर्फ आपको समझना है, रटने वाली चीजें इनमें बहुत कम है, ठीक है। आप कंसेप्ट पढ़ लोगे ना इनके, तो भी आप इनके क्वेश्चन कर दोगे। सिर्फ ये समझने वाले टॉपिक है, रटने वाले नहीं है। फिर रटने वाले कौन से टॉपिक हैं, तत्सम, तद्भव, इनको रटना है, कोई इलाज नहीं है, हालांकि कुछ नियम भी है जिनसे आप इनको पहचान सकते हो,
लेकिन तत्सम का तद्भव रूप तो याद ही करना पड़ेगा यार, क्या इलाज है। देशज विदेशज की कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, उनको याद ही करना पड़ेगा। समानार्थी शब्द हैं जिनको आप अनेकार्थी बोलते हो, उपयुक्त शब्द चयन है और संबंधवाची शब्दावली, ये सिर्फ रटने वाले टॉपिक है, इनमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपना सेगमेंट था जिसमें मैंने आपको एसआई की स्ट्रेटजी को लेकर चाहे वो पेपर फर्स्ट हो चाहे वो पेपर सेकंड हो, दोनों को लेकर बात कर ली है, ठीक है। अब आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए, PYQs पढ़ने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए, वो मुझे नहीं पता। वो आपकी जैसी स्ट्रेटजी चल रही है उसको चलने दो। मेरा काम आपको ये बताना था कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनसे प्रश्न आने हैं, कहीं आप वो इग्नोर कर रहे हो और आप जो फोकस है वो कहीं और शिफ्ट कर रहे हो जहाँ पर नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर देना अगर आपकी हेल्प हुई हो तो। हर बार एक चीज़ रह ही जाती है बोलने वाली। चलो, थैंक यू।